अच्छी तेज़ी में है, अपने ऑल टाइम हाइस नहीं लेकिन हाँ नए हाइस के करीब। और उसके अलावा जो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप जो कि अपने हाइस के ऑल टाइम हाइस के बेहद नज़दीक है 3 साल के हायर लेवल्स पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। तो मेजरली अक्रॉस द बोर्ड जो बाइंग का सिलसिला है वो बना हुआ है। और आज के लिए जो मार्केट का पूरा दारोमदार था वो था बैंकिंग स्पेस के अंदर, जहां पर एक अच्छी खरीदारी बैंक्स में देखने को मिली। सेलेक्टिव आईटी आज फर्स्ट हाफ में लीड कर रहे थे, इसमें इन्फोसिस, टीसीएस कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते दिखाई पड़ रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर तेजी का रुख रहा, करीब करीब 2030 की रेंज में ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा यूपीएल जैसे पॉकेट्स में आज खरीदारी थी। लेकिन बिकवाली थी आज सीमेंट स्पेस में, चाहे आप अल्ट्राटेक देख लें, ग्रासिम देख लें, श्री सीमेंट देख लें, मिड कैप सीमेंट में नजर डाल लें, सब में आज बिकवाली देखने को मिली। तो एक कुछ पॉकेट्स में आज बाइंग थी, कुछ पॉकेट्स में बिकवाली थी, प्रॉफिट टेकिंग थी। लेकिन जो तेजी का रुख है वो ब्रॉडर मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिला, जो कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप दिखाई हो रहे थे। करीब करीब 1% के आसपास का मूव वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल एक और शानदार सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी, एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। और सबसे क्रूशियल पार्ट की 13,500 के ऊपर निफ्टी जो है वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लंबे समय से इसका इंतजार था कि इस तरह के लेवल्स देखने को मिले, और वो लेवल अब आज अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहला सवाल जो है पॉली कैप के ऊपर है। शशांक कदम साहब का सवाल है कि पॉली कैप की रैली जारी रहेगी, टाटा स्टील बेच दे क्या? हाँ, थोड़ा सा आप टाटा स्टील से अब निकल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत हद तक तेज़ी देखी गई है, और तेज़ी का जो ट्रिगर था वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर से जो मेटल प्राइसेस हाइक, मेटल अंडरलाइंग प्राइस के हाइक, डेट का ईज आउट, सारी चीज़ें अब डिस्काउंट हो गई हैं। तो थोड़ा सा आप टाटा स्टील से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन पॉली कैप अभी भी अपने हायर लेवल से इतना ज़्यादा मूव नहीं देखेगा जितना दे सकता है। तो अभी आप यहाँ पर एटलीस्ट वेट कर सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। गुफरान अहमद खान साहब का सवाल है बीएससी के ऊपर। गुफरान साहब, आज ब्रोकर्स ग्रुप में भी थोड़ी पहले मैं बात कर भी रहा था कि बीएससी में एक स्मार्ट मूव आया है। कुछ एनएससी के स्टेक की बातचीत हो रही थी कि एनएससी में जो दाम जो सौदे हुए हैं, कुछ सौदे हुए हैं और वो सौदे शायद प्रीमियम के दाम पर हुए हैं, तो उसको देखकर बीएससी में मूव आया। और बीएससी के मूव के बाद वो टेक्निकल ब्रेकआउट एंड ऑल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद में तेज़ी आ रही है। तो आप एटलीस्ट अभी नियर टर्म में तो बने रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, यहाँ पर शायद पैसा भी अच्छा बनता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। पीएसयू बैंक्स पे अरोड़ा साहब का सवाल है। अरोड़ा साहब, ये कहना मुश्किल है कि आप किस पर्टिकुलर पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कल मानस से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि एसबीआई को अगर आप अभी छोड़ देंगे, कि एसबीआई ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है 194 रुपये से 270 रुपये तक की। आप बाकी पीएसयू बैंक्स को देखिए, इंडियन बैंक, बीओबी, पीएनबी, इन बैंक्स के अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ये फर्दर तेज़ी दिखा सकता है। तो आप इनको उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऑब्वियस बात है, जो प्ले रहेगा आपको मीडियम टर्म प्ले रहेगा, कि बाजार ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा रहा है, तो उस तेज़ी में आप इन कैश कर सकते हैं इसको। लॉन्ग टर्म या बहुत ही लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम के लिए आप अभी नहीं, वो समय नहीं है। नीचे आपको मिले तो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अच्छा, इन्फोसिस और डी मार्ट, काजी साहब, आज इन्फोसिस पे तो प्रकाश गवाह साहब बीटीएसटी लेके गए, तो नियर टर्म में तो उसमें वो तेज़ी देख रहे हैं। वैसे भी शेयर ऑलरेडी तेज़ी में है, 1350 रुपये के टारगेट्स तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स दे रही हैं। डी मार्ट को लेकर शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर है, 2.25 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। 220 स्टोर हैं, स्टोर रीओपनिंग की बातचीत हो रही है, और आज रादर रीओपनिंग वाले ही सारे शेयर थे तेज, जैसे कि पीवीआर हुआ, जैसे कि डी मार्ट हुआ, जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। तो एटलीस्ट अब अभी तो दोनों शेयर में बने रह सकते हैं। दोनों में ही ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी तेज़ी साइड पे ही रुख रख रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, सोनी धर्म साहब का सवाल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ पर। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप मर्क की बात कर रहे हैं, जो कि पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो पहले मर्क था, बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल बन गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ अच्छे ग्रुप में, अच्छे पोजीशन के बाद अच्छी कंपनी है। एक डिविडेंड अगर आपको मिला है, जो पुराना इन्होंने एक 450-500 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड आया था, अगर वो स्पेशल डिविडेंड आपको मिला है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज भी लो इक्विटी फ्लोट स्टॉक है, लो वॉल्यूम होते हैं, स्टेबल परफॉर्मर है, कंपनी अच्छी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसके पिछले कई एक साल से, और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। तो अभी आप अपना समय दे सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसमें आप कोई 100-200 रुपये के मूव के चक्कर में ना पड़े। इसमें आप थोड़ा समय दें, थोड़ी अवधि दें, तो आपको एक अच्छे रिटर्न भी जरूर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अरविंद गंगवार साहब का सवाल है स्पाइस जेट के बारे में। पंकज जैन साहब भी सेम सवाल पूछ रहे हैं। देखिए गंगवार साहब, पहली चीज़ तो 50 रुपये पे शेयर इसी चैनल पे CNBC आवाज़ आपको बताया गया था 52 रुपये पे,
और 3 डिजिट की बातचीत हेमंत ने की थी, इसमें लगातार हो भी गया अचीव। कल 99.75 का इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, रीसेल हाई हिट किया। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है, तो प्रॉफिट टेकिंग कल ही उन्होंने बोला तो थोड़ी सी आएगी। आज और कल 2 दिन प्रॉफिट टेकिंग रही है। कल भी शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शुरुआती कारोबार में आपको देखने को मिले, लेकिन एटलीस्ट 90, 88, 89 की रेंज को आप स्टॉप लॉस के तौर पर देखिए और बने रहें। नियर टर्म में हेमंत के जो टारगेट हैं, फिर अदरवाइज मार्केट में टारगेट चाहो 130, 120 रुपए के हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति को रख सकते हैं। अच्छा, भारती एयरटेल एंड RIL दोनों पर पाटिल साहब ये कहना मुश्किल कि आपने क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपका लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम फ्रेम है तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रिलायंस तो रॉक बॉटम प्राइस पे मिल ही रहा है, हाल की तेज़ी के बाद करेक्शन, फिर उसके बाद आपको अब इस दाम पे मिल रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बने रह सकते हैं। भारती थोड़ा रनअप दिखा चुका है नीचे के लेवल से, 300 रुपये की रेंज में भी गया था, वहाँ से घूम के शेयर वापस 500 की रेंज में आ गया, तो तेज़ी दिखाई है। हाँ, लंबी अवधि का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों स्टॉक में बने रह सकते हैं। मार्केट में करेक्शन कब आएगा सर, ये सवाल सब जानना चाहते हैं कब आएगा, लेकिन जब आता है तब कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तब सबको लगता है कि इससे नीचे ही जाएगा। तो एवरी डे इज़ अ गुड डे टू बाय, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बना रहे हैं। अच्छी कंपनी को अगर आपने आज खरीदा और 1 साल बाद और नीचे मिलती तो और अच्छी कंपनी है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर HUL आज 2200 का शेयर है और आपको आज आप उसे खरीद रहे हैं, कल अगर वो टूट के 1200 भी आ जाएगा तो भी वो अच्छी कंपनी ही रहेगी, कंपनी नहीं खराब हो रही, भाव बस आपको अच्छा मिल रहा है। तो उस समय लगता है सबको कि ये भाव ख़राब हो गया है और नीचे आएगा, तो बेटर एक्यूमुलेट करें ऐसे स्टॉक्स को, नीचे के दाम पे आपको मिलते जाएं, उसे एक्यूमुलेट करते रहे ताकि गुड टाइम जब आए तब वापस आपको दोबारा अच्छा रिटर्न आए। ग्रैन्यूल्स एंड BHEL पे सचदेव साहब का सवाल है। सर BHEL वैसे भी PSU स्पेस में जो बाइंग है उसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। मानस ने इसमें कल भी तेज़ी बोली थी, आज भी वो BTST बोल के गए कि अभी भी और तेज़ी रहेगी, तो BHEL तो तेज़ है। ग्रैन्यूल से इसमें एक बज़ मार्केट में चल रहा था कि ये अपना एक स्टेक सेल करना चाह रहे थे, जिसके ऊपर यतन बता भी रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स आए थे या जो फिर खरीदने में हिस्सेदारी इच्छुक थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि दाम जो वो मांग रहे थे या फिर जिस तरह की डील्स वो मांग रहे थे वो नहीं मिल रही थी, इसलिए वो शेयर थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। तो नियर टर्म थोड़ा हैंगओवर रहेगा, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि स्टेक सेल की बातचीत हो रही है, तो JB केमिकल से पहले ऐसा स्टेक सेल हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस तरह का मूव वहाँ पर आया। थोड़ा समय दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो वेट करिए। ग्रैन्यूल्स में कौन बायर आता है, सेलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बायर इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी बाय करने आ जाती है तो जाहिर सी बात है जिस भी दाम पे बाय हो, नीचे के दाम पे बाय हो, एक झटका लेके शेयर वापस चलना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बना के चल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल एकदम से आने लग गए। अच्छा, पहले आते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर। 78 शेयर हैं, 2884 शेयर है 78 के दाम पर। ये सबीर साहब का सवाल है। सबीर साहब आज ही एक इनफैक्ट रिपोर्ट देख रहा था ना, तो 110 रुपये के टारगेट फर्स्ट सॉल्यूशन में वो दे रहे थे। चला हुआ शेयर है थोड़ा नीचे से ज़रूर, लेकिन हाँ जिस समय ये 40 रुपये 45 रुपये की रेंज में तब इसकी डिविडेंड यील्ड 8-9% तक चली गई थी, क्योंकि ये 3-4 रुपये डिविडेंड देता था उस समय पर। अब थोड़ी सी एडजस्ट हुई होगी, तो आप मान के चलिए 80 रुपये पे इसके अगर 4 रुपये या 3 रुपये डिविडेंड है तो रफली 4% के आसपास की यील्ड बैठती, जो कि रीजनेबल है। ऐसा कोई डेट नहीं है, ऐसा कोई प्लेज नहीं है, जो इशू था वो खत्म हुआ है कंपनी के ऊपर से, तो अभी तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। और 100 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउसेज मान के चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। डिक्सन टेक पर अभिषेक साहब एक सवाल, रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली आई थी और ये शायद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी या JP मॉर्गन की रिपोर्ट, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ वो टारगेट जो थे वो 14,000 रुपये के थे। लो फ्लोट का स्टॉक है। PLI जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने ईज आउट किए हैं उसका एक बड़ा बेनिफिट इनको मिला भी है और आगे भी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, तो इस फील्ड में कंपनी अब एक्सपोर्ट के ऊपर मेजर फोकस कर रही है। पहले नहीं था इतना फोकस, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कामकाज कर रही है, तो आप बने रह सकते हैं, समय यहाँ पर दे सकते हैं। BSE में हम बातचीत कर चुके हैं। यस बैंक में क्या किया जाए? यस बैंक में सर 2 दिन में 2 सर्किट जो लगे हैं उससे तेज़ी का लोगों को रुख बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप सस्टेनेबिलिटी वाली बाइंग देखना चाहते हैं, जब तक नंबर सपोर्ट ना करें तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए ना देखें। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, शायद डबल भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कैच वही है कि जब तक सस्टेनेबिलिटी वाली बाइंग अगर आपको चाहिए तो आपको उसके नंबर्स को सपोर्टिव लेना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कुछ मूव आएगा। आगे बढ़ते हैं। TCS 4000 सच में आएगा क्या?
कदम साहब, टीसीएस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये कंपनी 875 रुपये का शायद इसका इशू प्राइस था, वहाँ से चलना शुरू हुआ है और आज इसका सारे एडजस्टमेंट के बाद 100 रुपये के आसपास का बेस प्राइस बैठता है। बोनस वगैरह जो इसने दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब तक निफ्टी का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है, देश के सबसे बड़े ग्रुप की लार्जेस्ट कंपनी है, आईटी की दिग्गज कंपनी है, कोई मुकाबला ही नहीं है, इनफैक्ट लार्जेस्ट कंपनी है और अपने नेक्स्ट बेस्ट पीयर से भी काफ़ी बड़ी है, इन्फोसिस से भी काफ़ी बड़ी है। वैल्यू वाइज थोड़ा महंगा सस्ता चलता रहता है लेकिन कंसिस्टेंट डिलीवर कर रही है अपने नंबर्स को भी, प्रॉफिट्स को भी, ग्रोथ को भी, कैश रिच कंपनी है। तो सो फार इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप कुछ घबराएं या खोएं। अब रही बात 4,000 का दाम, 4,000 का दाम क्यों इम्पोर्टेंट है? 5,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। आप समय देंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और अगर देश की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 या टॉप 5 कंपनीज ही नहीं चलेंगी तो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा? आप खुद ही सोचिए। चलिए, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 15,000 से 30,000 होगा तो इन कंपनी तो चलना ही पड़ेगा, तभी चलेगा। तो समय देंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और लेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और लेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और लेंगे, एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो ये दाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ग्रोथ है ही इन कंपनीज में, एटलीस्ट चैन की सांस लेके आप सो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से सोच के चलिएगा इन्हें। लेमन ट्री पे मुकेश जी एक रिपोर्ट अभी मैं देख रहा था, 36 रुपये की शायद रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट थी दौलत कैपिटल की तरफ से। हो सकता है कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े और जैसे जैसे अनलॉक सिचुएशन है, चीज़ें ईज आउट हो रही हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वापस नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यूज वॉल्यूम पिकअप होंगे। डेट एक कंसर्न है इनके साथ, वो ईज आउट हो गया तो जाहिर सी बात है शायद दाम भी देखने को मिले। आप एटलीस्ट अभी तो बने रहे लेकिन सिचुएशन बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा। अच्छा, आखिरी में एक दो सवाल और ले लेते हैं। एक डिक्सन बम HDFC लाइफ 653 रुपये पे बाय है। आरती जी पहले भी बात हुई है कि आप HDFC लाइफ को बाय करें, फॉल में और बाय करें, और फॉल आए और बाय करें, एक्यूमुलेट करें। पिछले 8 महीने के जो इंश्योरेंस के नंबर हैं उसमें ये कंपनी आउट परफॉर्म ही कर रही है। क्वार्टर के जो 2 क्वार्टर के नंबर मेरे को याद है उन दोनों में भी आउट परफॉर्म ही कर रही है। अच्छी ग्रुप की कंसिस्टेंट कंपनी है और इसीलिए बहुत तेज़ी से ये निफ्टी पहले F&O में आया और निफ्टी में भी आ गया और ठीक ठाक ग्रोथ है। 1,20,000 30,000 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप कोई फॉल मिले आप एक्यूमुलेट करें, नया फॉल मिल रहा है तो आप वेट करें और बने रहें, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक में। अच्छा, बर्गर किंग का IPO कब अलॉटमेंट होगा? सभी सब आज ही इसका अलॉटमेंट होना चाहिए, आज और कल के बीच में आपको इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। मंडे को लिस्टिंग की खबर है, आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। पी अमित साहब का सवाल है ओरेकल फाइनेंशियल पे। देखिए अमित साहब, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं तो आपने मार्च में देखा होगा कंपनी 1,700 रुपये के दाम पर आ गई थी, 1,900 रुपये के दाम पर आ गई थी। 1,900 या 1,700 रुपये के दाम से इसने पुल बैक दिया और 2,200-2,300 पे काफ़ी टाइम तक खड़ी रही। फिर उसमें 180 रुपये का डिविडेंड भी आया, जिसके बाद स्टॉक चला और आज 3,600, 3,500, 4,000 रुपये की रेंज में पहुँच गया। हिस्टोरिकली स्टॉक अपने हायर लेवल्स पर यानी 4,200, 4,300, 46 रुपये की रेंज में वहाँ से टूटता है, फिर वापस आता है 2,500-2,600 की रेंज में। ये पिछले 5-1 साल में तो हुआ है। इस साल ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल ईयर है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन परफॉर्मेंस कंपनी कंसिस्टेंट है, दिग्गज कंपनी है, मल्टीनेशनल है, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है। अगर आप नहीं भी इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड से ही आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक फ्री हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से सोचिए और नया एक्यूमुलेशन किसी भी लोअर लेवल पे कीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कुछ और सवालों की भी। टाटा मोटर्स, राजेंद्र साहब का सवाल है। देखिए राजेंद्र जी, टाटा मोटर पर CLSA की टारगेट है 220, 2-3 क्रूशियल इवेंट, एक CV साइकिल इंप्रूव हो रही है, ये बातचीत है, आर्टिकल्स भी इसके बारे में काफ़ी छप गए। दूसरा स्टॉक काफ़ी चला है, प्रमोटर की तरफ से माल लिया गया है, टाटा मोटर्स में भी, टाटा मोटर DVR में भी। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन टाटा स्टील की तरह ये भी एक तरफा बहुत चला है, तो कूल ऑफ हो सकता है थोड़ा सा। आप उस हिसाब से रणनीति रखें। 220 CLSA का टारगेट, 230 रादर अब CLSA का टारगेट है, उसको आप देखकर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। चलिए, अब डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में नंद किशोर जी, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टॉक चाहते हैं तो डॉक्टर रेड्डी है। शॉर्ट टर्म मूव के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो टोरेंट जैसे वॉलेटाइल स्टॉक को पकड़िए, जो एक दिन में 100 रुपये का ओपन के स्विंग देता है। तो दोनों में आपकी रणनीति इसके हिसाब से होगी। कंसिस्टेंट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी,
और वोलेटाइल स्टॉक है टोरेंट। आप दोनों को देखिए और उसके हिसाब से फैसला ली। कंपनियां दोनों बुरी नहीं है, डॉक्टर रेड्डी ना टोरेंट, दोनों में आप समय दे सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। माफ़ी उन सबसे जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ आज शामिल हुए।